क्लास में अपन ने ईथर के निर्माण की विधि में प्रयोगशाला विधि के बारे में बात की थी। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे औद्योगिक विधि। सेकंड टाइप अपन निर्माण विधि में बात करेंगे औद्योगिक विधि। मीन्स उद्योग के अंदर कैसे ईथर का निर्माण करवाया जा सकता है, लार्ज अमाउंट में या फिर ज्यादा मात्रा में ईथर का निर्माण कैसे करवा सकते हैं, वो अपन औद्योगिक विधि के अंदर देखेंगे। इसमें भी अपन क्या लेके चलेंगे, इथेनॉल की अभिक्रिया होगी, क्या बोल सकते हैं, एथेनॉल की अभिक्रिया होगी सेम H2SO4 के साथ। किसके साथ अभिक्रिया होगी, इथेनॉल की अभिक्रिया होगी H2SO4 के साथ। जैसे ही H2SO4 के साथ अभिक्रिया होगी, यहाँ पे अलग प्रकार का मिश्रण अपने को मिलेगा। जो भी मिक्सचर अपने को मिलेगा, मिश्रण मिलेगा अशुद्धियों का, वो अलग प्रकार का मिश्रण यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, ईथर जो मिलेगी वो वाष्प के रूप में। किसके रूप में, वाष्प के रूप में। तो ईथर वाष्प उपस्थित होगा। जो भी लास्ट में उत्पाद बना है, ईथर के साथ साथ क्या क्या उपस्थित हो सकता है वो अपन देखेंगे। एक तो ईथर वाष्प होगी, एक अपन बोल सकते हैं एथेनॉल वाष्प उपस्थित होगी, एथेनॉल की वाष्प उपस्थित होगी, और अपन बोल सकते हैं भाप, मीन्स जल की वाष्प वहां पे उपस्थित होगी। तीन प्रकार के मिश्रण, यहाँ पे तीन प्रकार के यौगिकों का मिश्रण मिलेगा। जैसे एथेनॉल की H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर ईथर का निर्माण करवाया जाएगा, उसमें दो चीजें और उपस्थित होंगी जो अपन बोल सकते हैं अशुद्धि के रूप में उपस्थित होंगी। अब देख रहे हैं कि कैसे इसका निर्माण कर सकते हैं, कौन से प्रकार का कंटेनर यहाँ पे काम आएगा, या फिर कौन सी विधि द्वारा अपन देख सकते हैं। यहाँ पे भी क्या होगा, एक पूरा उपस्थित होगा, पूरा कंटेनर या फिर पूरा सिस्टम यहाँ पे उपस्थित होगा। जैसे अलग अलग लास्ट वाली प्रयोगशाला विधि के अंदर भी क्या था, कोई फ्लास्क था, कॉनिकल फ्लास्क वगैरह, और गोलाकार शेप वाली क्या थी, ट्यूब थी। ऐसे अपन अलग अलग प्रकार के कंटेनर औजार लेके अपन ने अभिक्रिया की थी। यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के कंटेनर उपस्थित होंगे और उन कंटेनर्स में अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया देखी जाएगी। अब देखेंगे कैसे इसका निर्माण हो सकता है अगर ईथर के साथ इथेनॉल और जल की वाष्प उपस्थित हो। उसको अपन एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे, चित्र के थ्रू देखेंगे। बोला कि अपन एक कंटेनर लेके चलेंगे, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर धीरे धीरे अपन क्या ऐड करते जाएंगे, इथेनॉल। जैसे लास्ट में भी क्या किया था, लास्ट वाली क्लास में प्रयोगशाला विधि में कंटेनर के अंदर धीरे धीरे एथेनॉल अपन मिला रहे थे H2SO4 के अंदर, ड्रॉप बाय ड्रॉप। यहाँ पे भी एथेनॉल मिक्स करना है एक कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार की रासायनिक विधियां होंगी। एथेनॉल किसके साथ मिक्स होगा, H2SO4 के साथ मिक्स होगा। या फिर क्या बोल सकते हैं, ये जो भी बनेगी यहाँ पे अपन बोल सकते हैं भाप उपस्थित है। क्या उपस्थित है, भाप की कुंडलियां उपस्थित है। मिक्सचर है लेकिन कौन से रूप में, मिश्रण उपस्थित है भाप के रूप में। तो अलग अलग प्रकार की भाप यहाँ पे उपस्थित है। जैसे ही उपस्थित होंगी, यहाँ से ईथर मिश्रण के साथ निकलेगा। ईथर बना है, ईथर जो वाष्प है उसके अंदर जल की वाष्प भी उपस्थित है और इथेनॉल की वाष्प भी उपस्थित है। तो एक बार अभिक्रिया होने के बाद जैसे ईथर का निर्माण होगा, वो नए कंटेनर में ट्रांसफर होगी, जहां पे अपने को अशुद्धियों को हटाना पड़ेगा और शुद्धिकरण करना पड़ेगा। जैसे अभिक्रिया होगी, ये पूरा मिश्रण नेक्स्ट कंटेनर के अंदर जाएगा, जिसको बोल सकते हैं अपन मार्जक। इसके अंदर जाएगा, मार्जक के अंदर जाएगा। और मार्जक के अंदर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, धीरे धीरे मार्जक के अंदर, जैसे मान लेते हैं पहले इथेनॉल लेके चल रहे हैं और फिर मार्जक के अंदर NaOH, जो भी मिश्रण यहाँ पे बना है, किसका मिश्रण हो गया, ईथर की वाष्प, जल की वाष्प और इथेनॉल की वाष्प। जैसे ही यहाँ से फर्स्ट वाले कंटेनर से, जिसको अपन बोल सकते हैं ईथर भबका, ठीक है,
इस फर्स्ट वाले कंटेनर से जैसे ही पहला विलयन मार्जक के अंदर ट्रांसफर होगा, मार्जक के अंदर जाएगा, मार्जक के अंदर धीरे धीरे NaOH विलयन अपन मिक्स करेंगे। क्या बोल सकते हैं? NaOH विलयन अपन धीरे धीरे मिलाएंगे, जिसकी वजह से उपस्थित ईथर में क्या क्या उपस्थित है? एक तो इथेनॉल की वाष्प उपस्थित है और एक ईथर और जल की वाष्प उपस्थित है। तो जैसे ही NaOH यहाँ पे मिलाया जाएगा, जैसे NaOH में जैसे ही मार्जक में तनु NaOH, डाइल्यूट NaOH जैसे जैसे प्रवाहित किया जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे प्रवाहित किया जाएगा, अपन बोल सकते हैं उसके साथ एक और क्या चीज उपस्थित होगी? अम्ल की भाप भी वहां पे उपस्थित होंगी। तो जैसे जैसे NaOH मिक्स करवाया जाएगा, मिलाया जाएगा मार्जक के अंदर, तो पूरे मिश्रण में उपस्थित अम्ल की भाप वहां से रिलीज हो जाएंगी, निकल जाएंगी। और अम्ल की भाप क्या बोल सकते, जो अशुद्धि के रूप में था वो वहां से प्रवाहित हो जाएगा। तो अम्ल की धूम्र या फिर अम्ल की भाप को पृथक कर देता है जैसे ही तनु NaOH मिलाया जाएगा मार्जक कंटेनर के अंदर, जिसमें पूरा विलयन वहां पे उपस्थित है। तो एक अम्ल भाप वहां से निकल जाएगी, अशुद्धि के रूप से निकल जाएगी, ठीक है। फिर दोबारा क्या होगा? जो भी सॉल्यूशन बचा है, जो भी विलयन बचा है, वो दोबारा नेक्स्ट कंटेनर में जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट कंटेनर में जाएगा, जिसको अपन बोल सकते हैं प्रभाजी स्तंभ, जहां पे क्या करेंगे अपन? प्रभाजी स्तंभ है जहां पे अपन अभिक्रिया करेंगे, जिसको अपन बोल सकते हैं प्रभाजी आसवन। नेक्स्ट अपन देखेंगे प्रभाजी स्तंभ के अंदर ट्रांसफर होगा पूरा विलयन। क्या बोल सकते हैं? प्रभाजी स्तंभ के अंदर पूरा विलयन ट्रांसफर होगा और उस प्रभाजी स्तंभ के अंदर प्रभाजी आसवन अभिक्रिया होगी, जो लास्ट अभिक्रिया के अंदर भी अपन ने देखी थी। लास्ट रासायन क्या बोल सकते थे? प्रयोगशाला विधि के अंदर भी अपन ने देखी थी। तो जैसे ही प्रभाजी स्तंभ के अंदर पूरा विलयन जाएगा, नेक्स्ट क्या होगा? प्रभाजी स्तंभ के अंदर जैसे ही विलयन जाएगा, तो वहां से अलग अलग प्रकार से क्या क्या उपस्थित है? इथेनॉल उपस्थित है वाष्प के रूप में और जल उपस्थित है वाष्प के रूप में। जैसे ही यहाँ से क्या करवाया जाएगा? प्रभाजी स्तंभ के द्वारा प्रभाजी आसवन करवाया जाएगा, तो जो भी ईथर है, ईथर की बॉइलिंग पॉइंट अपन क्या बोल सकते हैं? कम होता है। तो थोड़ा सा ताप मिलते ही ईथर क्या होगा? यहाँ से निकलेगा और वाष्प के रूप में लास्ट कंटेनर के अंदर जाएगा। यहाँ से क्या जाएगा? सिर्फ किसकी वाष्प जाएगी? ईथर की वाष्प, क्योंकि ईथर ही भाप के अंदर या फिर वाष्प में परिवर्तित हो सकता है सबसे पहले, जल और इथेनॉल के बजाय। जो भी इथेनॉल और जल थे वो संघनित होके इसी कंटेनर प्रभाजी स्तंभ में रह जाएंगी। क्या होंगे? संघनित होके दो अभिक्रिया साथ होती है, एक वाष्पन होता है और एक संघनन। तो वाष्पन के द्वारा ईथर तो क्या होगा? वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर दूसरे कंटेनर में चला जाएगा। लेकिन जैसे ही जल और इथेनॉल की बात की जाएगी, जल और इथेनॉल की वाष्प की बात की जाएगी, तो वो क्या रह जाएंगे? उनके साथ संघनन अभिक्रिया होगी। वाष्पन के बजाय कौन सी होगी? संघनन अभिक्रिया। भी अभिक्रिया के दौरान इतना ताप नहीं दिया जाएगा कि जल और इथेनॉल वाष्प में परिवर्तित हो जाए। सिर्फ इतना ही ताप दिया जाएगा कि ईथर वाष्प में परिवर्तित होगा और दूसरे कंटेनर में चला जाएगा, ठीक है, स्थानांतरित हो जाएगा। और इस कंटेनर में संघनित क्या रह जाएगा? जल और एथेनॉल, जल और इथेनॉल यहाँ पे अशुद्धि के रूप में रह जाएंगे और ईथर वाष्प के रूप में दूसरे कंटेनर में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे ताप घटाया जाएगा। जैसे ताप घटाएंगे तो क्या होगा? संघनन अभिक्रिया होगी और ईथर वाष्प के रूप से संघनित होके जल या फिर दूसरे यौगिक के रूप में अपने को मिल जाएगा। जैसे ही मिलेगा लास्ट कंटेनर में, यहाँ पे क्या होगा? संघनन अभिक्रिया और इस पाइप के थ्रू
वो क्या होगा, लास्ट कंटेनर के अंदर ईथर अपने को मिल जाएगा शुद्ध रूप के शुद्ध फॉर्म में, या फिर शुद्ध रूप में अपने को ईथर मिल जाएगा। तो ये बोल सकते हैं सबसे पहले इथेनॉल और H2SO4 को मिक्स किया जाता है, मिश्रण बनाया जाता है। जैसे ही मार्जक में ट्रांसफर होगा, स्थानांतरित होगा तनु NaOH के थ्रू, वहां से क्या होगा, अम्ल की जो भाप थी, अम्ल जो उपस्थित था किसके रूप में, अशुद्धि के रूप में, उस अम्ल की भाप को प्रवाहित कर देगा और अशुद्धि वहां से हटा देगा। अम्ल के भाप की अशुद्धि हट जाएगी मार्जक में। जैसे फर्दर अभिक्रिया होगी, नेक्स्ट अभिक्रिया होगी प्रभाजी स्तंभ में, जैसे ही पूरा विलयन जाएगा जिसमें उपस्थित है ईथर, इथेनॉल और जल की वाष्प, वो क्या होगा, प्रभाजी स्तंभ में ताप करने पे ईथर तो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन जल और इथेनॉल की वाष्प संघनित होके रह जाएगी उसी कंटेनर के अंदर, प्रभाजी स्तंभ के अंदर, और शुद्ध ईथर रिलीज हो जाएगा लास्ट वाले कंटेनर में, जहां पे संघनन अभिक्रिया होगी और लास्ट में अपन शुद्ध ईथर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अपने को ईथर की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, ईथर की प्राप्ति होगी। और नाम क्या बोल सकते हैं इस कंटेनर का, ईथर ग्राही, जहां पे लास्ट में ईथर मिला है। ईथर ग्राही के अंदर ईथर को अपन इकट्ठा एकत्रित कर सकते हैं संघनन अभिक्रिया करवाकर। तो ये है औद्योगिक विधि द्वारा इथेनॉल से ईथर का निर्माण। अगर इथेनॉल काम मिले तो डाई इथाइल ईथर का निर्माण वहां पे होगा। तो ये दो प्रकार की मेजर या फिर ज्यादा यूजफुल विधियां थी। इसके आगे अपन अलग अलग और प्रकार की अन्य विधियां देखेंगे जिससे अपन इथेनॉल से ईथर का निर्माण कर सकते हैं। तो प्रयोगशाला और औद्योगिक विधि दो मेजर या फिर बड़ी विधियां देख सकते हैं जिसके द्वारा ईथर का निर्माण करवाया जा सकता है। और औद्योगिक और प्रयोगशाला विधि के अलावा भी काफी विधियां उपस्थित होती हैं जिसके द्वारा ईथर का निर्माण करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे नेक्स्ट हिस्से में होगा अन्य प्रकार की विधियां या फिर अन्य विधियों द्वारा ईथर का निर्माण। तो ऐसे बोले कि जैसे ही इथेनॉल, यहाँ पे सिर्फ अपन क्या लेके चलेंगे, इथेनॉल। जैसे ही इथेनॉल को एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में या फिर बोल सकते हैं एल्यूमिना के साथ गर्म करवाया जाता है 523 केल्विन ताप। बल्कि जैसे ही इथेनॉल है, दो मान लेते हैं, इथेनॉल, जैसे ही इथेनॉल की अभिक्रिया एल्यूमिना Al2O3 की उपस्थिति में 523 केल्विन ताप पे जैसे ही इथेनॉल को गर्म करवाया जाता है, गर्म किया जाता है, दोनों इथेनॉल से जल का अणु निकलेगा। जैसे ही जल का अणु निकलेगा CH3 CH2O CH2 CH3, यहाँ से CH2 समूह किसका, पहले वाले इथेनॉल का, और O CH2 CH3 दूसरे वाले इथेनॉल का, और किसका निर्माण करेंगे, ईथर का निर्माण करेंगे। ताप अपने को ध्यान में रखना चाहिए 523 केल्विन ताप पे। अगर 523 केल्विन ताप पे एल्यूमिना की उपस्थिति में इथेनॉल्स की अभिक्रिया करवाई जाती है तो ईथर का निर्माण होता है। लेकिन अगर ताप चेंज हो गया, जैसे अपन बोल सकते हैं अगर ताप अपन अलग लेके चले, जैसे अगर अभिक्रिया एल्यूमिना की उपस्थिति में ही है लेकिन कितने ताप पे, 653 केल्विन ताप पे अगर अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे ईथर का निर्माण ना होके क्या होगी, यहाँ से जल का अणु निकलेगा और अल्कीन का निर्माण यहाँ पे होगा। अगर ताप अपन अलग अलग लेके चल सकते हैं, 523 पे तो ईथर बनेगा, लेकिन वही अगर 653 हो सकता है, 653 अगर केल्विन ताप अपन लेके चलेंगे तो ईथर के बजाय वहां से क्या होगी, अल्कीन की प्राप्ति होगी जल के अणु के निष्कासन के साथ। तो आपको अपने को ध्यान में रख के चलना है कि 523 केल्विन बोल रहा है या फिर 653 केल्विन बोल रहा है एल्यूमिना की उपस्थिति में। ये एक प्रकार का। फिर सेकंड प्रकार का बोल रहा है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस अपन देख के चलेंगे कि विलियमसन के द्वारा कैसे ईथर का निर्माण करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे अपन अल्किल हैलाइड के साथ क्या लेंगे,
अल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया होगी सोडियम एल्कोक्साइड। जैसे सोडियम फिनोक्साइड क्या था, फिनाइल के ऊपर ONA समूह, सोडियम फिनोक्साइड था। लेकिन अगर यही समूह अल्किल ग्रुप पे आ जाए, अल्किल समूह पे आ जाए, तो क्या बोल सकते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। इसके लिए बेंजीन पीएच के लिए फिनाइल बोल सकते हैं, और इसके लिए सोडियम फिनोक्साइड है ही, सोडियम, और फिनाइल के लिए फिनोक्साइड, ऐसे इसके लिए सोडियम एल्कोक्साइड अपन बोल सकते हैं। तो जैसे ही अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड RONO के साथ करवाई जाएगी, तो वहां पे अपने को ईथर का निर्माण मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे अपन देख के चलेंगे अल्काइल हैलाइड कैसा और सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड कैसा। देखिए अपन नेक्स्ट अपन विधि देखेंगे एक्स्ट्रा विधि में, वो है विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन द्वारा दी गई है विधि ईथर के निर्माण की, अपन बोल सकते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि इसको बोला जा सकता है, जिसमें अपन दो अभिकारक लेके चलेंगे, एक अपन लेके चलेंगे अल्किल हैलाइड और एक अपन लेके चलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। देखिए जैसे ही अल्किल हैलाइड की रिएक्शन या फिर अभिक्रिया करवाई जाती है सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम अल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाई, अभिक्रिया करवाई जाती है, तो यहाँ से सोडियम हैलाइड समूह निकल जाएगा। सोडियम हैलाइड समूह निकलेगा, अल्किल हैलाइड का R ग्रुप R समूह और सोडियम एल्कोक्साइड का OR समूह। इसका निर्माण करेंगे, ईथर का निर्माण यहाँ पे करेंगे और NaX यहाँ पे निकल जाएगा। तो सोडियम एल्कोक्साइड और अल्किल हैलाइड को यूज में लेते हुए ईथर का निर्माण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी हैलोजन हो सकता है और कोई भी अल्किल समूह हो सकता है। जैसे अपन लेके चल रहे हैं CH3Cl, जैसे अभिक्रिया NaO और यहाँ पे CH3, जैसे अभिक्रिया होगी NaCl यहाँ से निकल जाएगा, CH3O CH3, डाइमिथाइल ईथर का निर्माण यहाँ पे होगा। ठीक है, ऐसे ही कोई भी अल्काइल ग्रुप अपन लेके चल सकते हैं, जैसे C2H5 ग्रुप, हैलोजन भी हो सकता है ब्रोमीन, और यहाँ पे NaOC2H5, क्या उत्पाद बनेगा C2H5O C2H5, इधर से NaBr निकल जाएगा और इधर से NaCl, तो इसके साथ आ जाएगा NaCl और इसके साथ NaBr। यहाँ पे अपन जो भी अल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया कर रहे हैं, अपन ने किसका निर्माण किया है, सीमित अल्कीन, सीमित ईथर का निर्माण अपन ने किया है। लेकिन वहीं अगर अपने को असीमित ईथर का निर्माण करना हो तो अपने को फिक्स कोई ना कोई कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी। फिक्स अपने को क्या होती है, एक निर्धारित स्थिति होती है, उसी में ही क्या हो सकता है, असीमित ईथर का निर्माण अपन कर सकते हैं। अब देखिए भी कंडीशन क्या है, अगर अपन लेके चलेंगे एक अल्किल हैलाइड और एक सोडियम फिनोक्साइड, दो चीजें लेके चलेंगे, इनमें अपने को देखना पड़ेगा कि अगर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्किल समूह उपस्थित हैं, तो कौन सा अल्किल समूह अल्किल हैलाइड के रूप में हो सकता है और कौन सा अल्किल समूह सोडियम एल्कोक्साइड के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पे हमेशा अगर असीमित अल्कीन का निर्माण करना है तो हमेशा प्राइमरी अल्किल ग्रुप तो प्राथमिक अल्किल ग्रुप तो अल्किल हैलाइड के रूप में होगा और द्वितीयक और तृतीयक अल्किल ग्रुप अल्किल समूह सोडियम एल्कोक्साइड के रूप में होंगे। क्योंकि अगर द्वितीयक और तृतीयक अल्किल हैलाइड उपस्थित हैं, जैसे मान लेते हैं ऐसे CH3CHX, अगर द्वितीयक और तृतीयक अल्किल हैलाइड होते हैं तो वो अभिक्रिया कर अल्कीन का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, अल्कीन का निर्माण करते हैं, ना कि ईथर का। इसलिए बोला गया है अगर असीमित अल्कीन का निर्माण करना है तो यहाँ पे प्राथमिक अल्किल हमेशा अल्किल हैलाइड के रूप में होगा, द्वितीयक और तृतीयक
अल्किल समूह हमेशा सोडियम एल्कोक्साइड के रूप में होंगे। जैसे अभिक्रिया अपन कैसे लिख सकते हैं, जैसे अपन दो चीजें लेके चलेंगे, अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड के रूप में अपन ने ले लिया CH3 CH2Br, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, अगर NaO सोडियम, ठीक है, अल्कोक्साइड अल्किल ग्रुप के रूप में अपन क्या ले सकते हैं, टर्सरी या फिर तृतीयक अल्किल समूह भी अपन ले सकते हैं। जैसे अभिक्रिया होगी NaBr निकल जाएगा और ईथर का निर्माण होगा CH3 CH2O CH3 CH3 CH3, ईथर का निर्माण होगा। तो यहाँ पे जो तृतीयक अल्किल ग्रुप है या फिर ये प्राथमिक अल्किल समूह, तो प्राथमिक अल्किल हैलाइड के रूप में और तृतीयक सोडियम एल्कोक्साइड के रूप में ही अपन ले सकते हैं। और यहाँ पे तृतीयक के बजाय तृतीयक भी हो सकता है, ठीक है। तो बोला कि मिश्रित ईथर बनाने के लिए प्राथमिक हैलाइड तथा द्वितीयक एवं तृतीयक अल्किल समूह का एल्कोक्साइड लेना चाहिए। तृतीयक या फिर यहाँ पे द्वितीयक ये अल्किल समूह भी हो सकता है, द्वितीयक और तृतीयक का एल्कोक्साइड लेना चाहिए और प्राथमिक का अल्किल हैलाइड लेके चलना चाहिए। क्योंकि अगर द्वितीयक और तृतीयक अल्किल हैलाइड के रूप में होंगे तो वो ईथर के बजाय अल्कीन का निर्माण करेंगे। इसलिए फिक्स कंडीशन है, प्राथमिक हमेशा किसके रूप में होगा, अल्किल हैलाइड के रूप में, द्वितीयक और तृतीयक हमेशा होगा सोडियम एल्कोक्साइड के रूप में। ये हो गए अलग अलग प्रकार से ईथर का निर्माण। एक और अपन बोल सकते हैं कि जैसे ही अल्किल हैलाइड की अभिक्रिया इसके साथ कर सकते हैं, अल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ, जैसे अल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ की जाती है तब भी वहां पे क्या बनेगा, ROR ईथर, ROR ईथर का निर्माण होगा। और ये हैलोजन किसके साथ जाएंगे, सिल्वर के साथ, तो साथ में बन जाएगा Ag2AgX का निर्माण यहाँ पे होगा। तो सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पे भी इसका ईथर का निर्माण अपन कर सकते हैं। तो ये हो गई ईथर की निर्माण विधि। नेक्स्ट क्लास से अपन देखेंगे, एक तो ईथर की संरचना है और बाकी ईथर की रासायनिक विधियों के बारे में अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कौन कौन सी प्रकार की रासायनिक विधियां दर्शाई जा सकती हैं ईथर के द्वारा। आज और ये इस वीडियो में, लास्ट वीडियो में अपन ने देखा है ईथर की निर्माण विधि, प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि और अन्य विधियों द्वारा ईथर का निर्माण। नेक्स्ट में अपन देखेंगे नेक्स्ट को टॉपिक ईथर की संरचना और रासायनिक विधियां या फिर रासायनिक अभिक्रिया ईथर की।